हेलो बच्चों, कैसे हो। तो आज हम करेंगे डाटा लिंक लेयर फ्लो कंट्रोल। अब डाटा लिंक लेयर क्या है और इसकी बैकग्राउंड क्या है, ये मैं आपको आज के लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। एक बार इसकी बैकग्राउंड देख लेते हैं। टिल नाउ वी हैव स्टडीड द वेरियस फिजिकल लेयर टॉपिक्स। देखो, अभी तक हमने फिजिकल लेयर किया था। फिजिकल लेयर में कि भाई हमने ट्रांसमिशन की टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, किस तरीके से हम अपने डाटा को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर कर सकते हैं। उसमें डिजिटल कम्युनिकेशन क्या थी, है ना, एनालॉग कम्युनिकेशन क्या है, कैरियर वेव क्या है और सिग्नल्स क्या हैं। तो ये सब चीजें हमने स्टडी की थी। और मॉड्यूलेशन कैसे होती है, कैसे हम अपने डाटा को कैरियर वेव पे मॉड्यूलेट कर सकते हैं और फिर उसको डीमॉड्यूलेट कर सकते हैं। मॉडम इस काम में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, बैंडविड्थ क्या है, बैंडविड्थ का कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किया था मैंने कि हर मीडियम की अपनी एक कैपेसिटी है कि वो कितनी फ्रीक्वेंसी को टॉलरेट कर सकता है, तो उतनी ही फ्रीक्वेंसी तक का सिग्नल उस पर ट्रेवल हो सकता है। फिर बेस बैंड एंड ब्रॉड बैंड आपको समझाया था। फिर सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक कम्युनिकेशन थी। सिमेट्रिक का मतलब जिसमें अप डाउन सेम रेट पे हो रहा है, और एसिमेट्रिक जिसमें अप डाउन सेम रेट पे नहीं हो रहा। और ये जो सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस थी, ये भी आपको समझाई थी। सिंक्रोनस का मतलब कि जिसमें डाटा कम्युनिकेशन करने से पहले, सिग्नल ट्रांसफर करने से पहले सेंडर और रिसीवर आपस में सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, अपनी क्लॉक को मैच कर लेते हैं, उसके बाद ही डाटा ट्रांसमिशन शुरू करते हैं। तो वो सिंक्रोनस था। और एसिंक्रोनस में रिसीवर डाटा रिसीव करने के लिए पहले से अलर्ट नहीं होगा, उसको पहले से चेताया नहीं जाएगा कि भाई अब आपका डाटा आ रहा है, इसको रिसीव करना है। जब भी सेंडर का दिल चाहेगा वो अपना डाटा रिसीवर के पास भेज देगा। और रिसीवर को इतना इंटेलिजेंट होना पड़ेगा कि जब भी उसके पास सिग्नल पहुंचेगा तो वो उसको रिसीव करके, इंटरप्रेट करके और उसको डाटा को समझने की काबिलियत वो रखेगा। ये एसिंक्रोनस था। उसके बाद मल्टीप्लेक्सिंग आपको समझाया था कि भाई मल्टीप्लेक्सिंग क्या है और उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। फिर डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशन आपको एक्सप्लेन की थी। तो ये जितनी चीजें भी एक्सप्लेन की थी ना अभी तक, आपको जितने लेक्चर दिए थे बेटा, आप समझो इस बात को कि वो सारे लेक्चर, वो सारे टॉपिक्स फिजिकल लेयर से कंसर्न थे। फिजिकल लेयर का मतलब कि उसके फिजिकल कम्युनिकेशन की जो टेक्निक्स हैं, जो उसकी फिजिक्स है वो क्या है, और किस ढंग से हम कौन सी टेक्निक यूज करके कौन सा चैनल यूज कर सकते हैं, कौन सी कम्युनिकेशन की मेथड यूज कर सकते हैं, और उससे हम अपने डाटा को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करवा सकते हैं या भेज सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स थे फिजिकल लेयर वाले। तो दिस स्टडी एनेबल अस टू सेंड डाटा यूजिंग सम अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ सिग्नल। तो ये जितनी स्टडी हमने की थी, इसकी मदद से हम कोई अप्रोप्रिएट सिग्नल की फॉर्म लेकर और उस पर डाटा लोड करके और हम अपना डाटा को ट्रांसफर करवा सकते थे। लेकिन बट फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए वी नीड टू मैनेज एंड कंट्रोल द ट्रांसमिशन इन वेरियस वेज। तो अब सिर्फ इतने से ही तो बात हमारी नहीं बनेगी कि भाई हमें डाटा को ट्रेवल करवाना आ गया, डाटा को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भेजना आ गया तो हम सक्सेसफुल हो गए। ये तो सिर्फ एक स्टेप था कि भाई हम डाटा भेज सकते हैं, लेकिन डाटा को भेजने के लिए हमें और भी कई तरीके की मैनेजमेंट और कंट्रोल एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं। वो क्या क्या कंट्रोल एक्टिविटीज हैं, मैनेजमेंट एक्टिविटीज, जैसे एड्रेसिंग इशू है। अब एड्रेसिंग इशू का मतलब क्या हुआ कि भाई हमने डाटा को भेजना कहाँ है, क्योंकि ये मल्टी पॉइंट या जो एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, जो मैश टेक्नोलॉजी में आपको एक पॉइंट जो है दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड है, तो वो दूसरा पॉइंट कहाँ पर है, उसका एड्रेस क्या है। तो इन इश्यूज को भी हमें रिजोल्व करवाना पड़ेगा कि हमने अपना जो डाटा भेजना है वो कहाँ जाना चाहता है, कहाँ भेजना चाहते हैं, और उस तक जाने का तरीका कैसे हम रिजोल्व करेंगे। तो ये सारे पॉइंट एड्रेसिंग इशू में आएंगे। फिर आ गए हैं अगला पॉइंट फ्लो कंट्रोल।
फ्लो कंट्रोल का मतलब क्या हुआ कि भाई हमने डाटा भेजना शुरू कर दिया और रिसीवर ने डाटा रिसीव करना शुरू कर दिया। तो हम किस स्पीड से डाटा भेज रहे हैं और रिसीवर किस स्पीड से डाटा को रिसीव कर रहा है, तो इनकी एक सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए कि जिस स्पीड से डाटा भेज रहे हैं उसी स्पीड से डाटा रिसीव हो पाए। लेकिन अगर रिसीवर की कैपेसिटी उतनी नहीं है डाटा रिसीव करने की, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि सेंडर को ही बोलना पड़ेगा कि भाई तू अपनी स्पीड को कंट्रोल कर ले, ताकि वहां पर डाटा वेस्ट ना हो या लॉस्ट ना हो। तो ये फ्लो कंट्रोल का इशू है, इसको हम डिटेल में आगे देखेंगे। फिर अगला इशू एरर कंट्रोल का है। एरर का मतलब क्या हुआ कि भाई जब आपने डाटा भेजा और उसमें कोई गलती हो गई, एरर हो गई ट्रांसमिशन के दौरान, और जो डाटा आप भेजना चाह रहे थे वो रिसीवर के पास ठीक नहीं पहुंचा और गलत डाटा पहुंच गया, उसमें गलती हो गई। तो वो गलती को आपको पकड़ना आना चाहिए और उसका सुधार करना आना चाहिए। तो ये एरर कंट्रोल के इश्यूज हैं। फिर है लिंक मैनेजमेंट। लिंक मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ कि आपको डाटा ट्रांसमिशन करने से पहले दोनों सेंडर और रिसीवर को एक कोऑर्डिनेटेड वे में ऑपरेट करना पड़ेगा, जिससे कि सेंडर रिसीवर को डाटा भेज दे और रिसीवर उस डाटा को रिसीव कर ले। तो लिंक मैनेजमेंट में लिंक का मतलब क्या हुआ कि जो आप चैनल यूज कर रहे हो, जो मीडियम यूज कर रहे हो, उस मीडियम की मैनेजमेंट आपको करनी पड़ेगी। इसके अंदर आपकी मल्टीप्लेक्सिंग आ जाएगी कि भाई आपने कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज करनी है और मल्टीप्लेक्सिंग करनी है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग करनी है या फ्रीक्वेंसी डिवीजन करनी है, और उस लिंक को या उस मीडियम को आपको कैसे मैनेज करना है। तो ये सारे के सारे इश्यूज अभी बाकी हैं, ये पेंडिंग हैं, क्योंकि इनको हल करने के बाद ही हम सक्सेसफुली अपने डाटा को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर करवा सकेंगे। आगे देखो, डाटा लिंक कंट्रोल लेयर। अब ये लेयर क्या काम करती है? ऑल दीज कंट्रोल एंड मैनेजमेंट एक्टिविटीज आर हैंडल्ड बाय अ लेयर कॉल्ड डाटा लिंक कंट्रोल लेयर। कि ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं, ये सारी की सारी एक्टिविटीज, सारे कंट्रोल और मैनेजमेंट की एक्टिविटीज अब ये एक लेयर के जिम्मे हमने छोड़ दी, और वो लेयर इन सारी कंट्रोल और मैनेजमेंट एक्टिविटीज को हैंडल करेगी। उस कंट्रोल लेयर को क्या बोलते हैं? डाटा लिंक कंट्रोल लेयर बोलेंगे। ये लेयर फिजिकल लेयर से ऊपर वाली लेयर के तौर पे काम करेगी। कीप इन माइंड दैट डाटा लिंक लेयर मैनेजेस द कम्युनिकेशन बिटवीन टू डायरेक्टली कनेक्टेड पॉइंट्स। अब ये जो डाटा लिंक लेयर है, ये तो सिर्फ इसकी इतनी ही इसका जोर है कि ये दो डायरेक्टली कनेक्टेड पॉइंट्स को ही कम्युनिकेशन इनके बीच में पॉसिबल करती है। डायरेक्टली कनेक्टेड का मतलब क्या हुआ? आइदर पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब कि एक ही कॉमन मीडियम से एक वायर से के दोनों पॉइंट से दोनों एंड पे दो सिस्टम अटैच्ड हैं, तो वो डायरेक्टली कनेक्टेड हो गए। सिर्फ दो ही सिस्टम अटैच होंगे तो वो पॉइंट टू पॉइंट कहलाएगा। और अगर उसी कॉमन वायर पे बहुत सारे सिस्टम आपने अटैच कर रखे हैं तो वो मल्टी पॉइंट कहलाएगा। तो लेकिन चाहे डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट हो चाहे मल्टी पॉइंट हो, ये दोनों के दोनों जो टाइप्स हैं ये किस में आएंगी? डायरेक्टली कनेक्टेड पॉइंट में। मतलब कि जिसमें कि दो कंप्यूटर्स आपस में एक कॉमन मीडियम से ही, सिंगल मीडियम से अटैच्ड हो। एंड द ट्रांसमिशन मीडिया यूज्ड बिटवीन देम इज कॉल्ड एज डाटा लिंक। और वो जो ट्रांसमिशन मीडिया यूज हो रहा है उन दोनों कंप्यूटरों को अटैच करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? डाटा लिंक बोलते हैं। इसलिए इस लेयर का नाम डाटा लिंक कंट्रोल लेयर बोला, कि उसने डाटा लिंक को कंट्रोल करना है, उस मीडियम को कंट्रोल करना है। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेम। अब फ्रेम वाला एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी पर ही आगे हमारी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। नाउ ए हैंडफुल अमाउंट ऑफ डाटा इज ट्रांसफर्ड एट ए टाइम। अब देखो, इसका जो तरीका है ना बेटा डाटा को ट्रांसफर करने का, ये तरीका ऐसा है कि ये ना एक अमाउंट में डाटा ट्रैवल करवाते हैं।
मतलब कि एक बैच में डाटा को ट्रेवल करवाते हैं। मतलब कि आप यूं समझो कि भाई आपने कहा कि भाई एक 1000 बाइट्स का, 1500 बाइट्स का, 2000 बाइट्स का, तो जो डाटा है वो एक बार में ट्रेवल होगा। एंड दैट डाटा इज लोडेड ऑन, अब वो डाटा ट्रेवल कैसे होगा कि उसके लिए एक मॉडल बनाया कि उसको एक तरह से ऐसे समझो कि भाई जैसे किसी गोदाम से वो निकलते हैं, आपके ट्रक निकलते हैं लोड होके, तो ऐसे ही डाटा लोड होकर निकलता है। और लोड किस पर होगा? एक तरह से एक ट्रॉली है या कंटेनर है, और उसके ऊपर वो डाटा आपका लोड हो जाएगा और फिर वो ट्रॉली या कंटेनर वहां से निकल जाएगा सेंडर पॉइंट से। तो लेकिन अब ये जो ट्रॉली या कंटेनर है इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होगा, ठीक है ना। उस फॉर्मेट में उसका एक हेडर होगा और उसका डाटा एरिया होगा। तो हेडर का मतलब यूं समझ लो कि जैसे आगे ड्राइविंग सीट है, तो ड्राइविंग वाला केबिन है वो उसका हेडर है, और जो पीछे वो है उसका लोड करने वाली एरिया है वो उसका डाटा एरिया है। अब दैट ट्रॉली और कंटेनर इज टेक्निकली कॉल्ड ए फ्रेम। अब ये जो ट्रॉली या कंटेनर है, अब यही इसको ही फ्रेम बोलते हैं, टेक्निकली इसको एक फ्रेम बोलेंगे। नाउ एट द रिसीवर एंड द फ्रेम शुड बी रिकॉग्नाइजेबल होली, होली का मतलब कंप्लीटली, इन द टर्म्स दैट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ ईच फ्रेम मस्ट बी आइडेंटिफाइएबल। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने सेंडर पॉइंट से, ट्रांसमिशन पॉइंट से एक फ्रेम निकाल दिया, मतलब एक ट्रक निकाल दिया डाटा लोड करके। अब वो ट्रक पहुंच गया रिसीवर के पास, तो अगर उसका मुंह मत्था ठीक रहेगा ट्रक का, तो वो उसको पहचान पाएगा कि हाँ भी ट्रक आ गया, ठीक है ना, और इस ट्रक पे डाटा लोड हुआ पड़ा है, और वो डाटा को रिसीव कर लेगा, डाटा अनलोड कर लेगा। लेकिन अगर ट्रक का मुंह मत्था ही टूट गया तो वो उसको समझ ही नहीं पाएगा कि भाई ये जो आया है मेरे पास ये एक ट्रक है या एक फ्रेम है। तो फ्रेम का ये कह रहा है कि फ्रेम का जो स्टार्टिंग है और फ्रेम की जो एंडिंग है वो रिकॉग्नाइजेबल होनी चाहिए। रिकॉग्नाइजेबल का मतलब कि फ्रेम कब शुरू हुआ, क्योंकि ये सारा खेल पल्सेज का है। 0101 इलेक्ट्रिक पल्सेज की ही ट्रांसफर हो रही है, डाटा तो इलेक्ट्रिक पल्सेज की फॉर्म में ही आएगा ना। तो इलेक्ट्रिक पल्सेज की फॉर्म में जो डाटा पहुंच रहा है तो वो फ्रेम भी इलेक्ट्रिक पल्सेज का ही बना हुआ है। तो ये कह रहा है कि फ्रेम की रिकॉग्निशन होनी चाहिए रिसीवर के पास कि भाई ये अब फ्रेम मेरा, यहां पर एक मुझे फ्रेम मिल गया और ये फ्रेम यहां से शुरू हो रहा है और यहां खत्म हो रहा है, और फ्रेम के बीच में इतना डाटा, इतना जो है ना उसका हेडर है, और अब ये डाटा एरिया है और इसमें से मैंने डाटा को निकालना है। तो फ्रेम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डाटा लिंक लेयर फ्रेम के लेवल पर ही काम करती है। वो जो डाटा उसको मिल रहा है ट्रांसफर करने के लिए, उसको फ्रेम्स में लोड कर करके और फ्रेम बाय फ्रेम निकालती है डाटा लिंक लेयर। फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन। The data link layer now has to handle one more issue of frame synchronization. तो अब डाटा लिंक लेयर के जो पहले वाले इशू बताए थे मैंने आपको, ये एड्रेसिंग इशू था, फ्लो कंट्रोल था, एरर कंट्रोल था, लिंक मैनेजमेंट थी। अब इनके साथ साथ अब डाटा लिंक लेयर को एक और फ्रंट पे भी काम करना पड़ेगा, वो है फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन। तो फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन क्या हो गई? Which means that all the data traveling on a frame should reach at the destination safely and be unloaded and interpreted there without any error. कि भाई वो जो डाटा उस पे फ्रेम पे लोड होके गया है, ट्रेवल हुआ है, वो डेस्टिनेशन पॉइंट पे सेफली पहुंच जाए और वो डाटा सही ढंग से इंटरप्रेट हो जाए, उसमें कोई तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। ये फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन है। अब पैकेट एंड फ्रेम, पैकेट और फ्रेम का भी अंतर है इसमें, ये समझ लो आप। नोट दैट ए पैकेट इज ए डिफरेंट फ्रॉम ए फ्रेम, कि पैकेट जो है वो फ्रेम से अलग है। पैकेट क्या है? ए पैकेट इज एन अमाउंट ऑफ डाटा इन वन रैपिंग विच इज गिवन टू डाटा लिंक लेयर बाय इट्स हायर लेवल लेयर। मतलब कि जो डाटा लिंक लेयर है, इससे ऊपर की लेयर कौन सी है? नेटवर्क लेयर होती है। तो नेटवर्क लेयर डाटा लिंक लेयर को डाटा देगी ट्रांसफर करने के लिए,
वो जो डाटा देगी उसको तो पैकेट बोल लेंगे। अब वो पैकेट डाटा लिंक लेयर ने भेजना है, लेकिन पैकेट जाएगा किस पे? जाएगा डाटा फ्रेम में। तो इसका मतलब उसको वो पैकेट फ्रेम पे लोड करना पड़ेगा। अब जरूरी नहीं है कि फ्रेम में जितना साइज है डाटा एरिया का उतने साइज में वो पैकेट फिट हो सके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको वो पैकेट काटना पड़ेगा, उसके पीसेज करने पड़ेंगे और फ्रेम बाय फ्रेम पीसेज में डाटा को भेजना पड़ेगा। तो पैकेट अलग चीज है, फ्रेम अलग चीज है। पैकेट तो है जो ऊपर से नेटवर्क लेयर से जो उसके पास आ रहा है डाटा अमाउंट, एक यूनिट ऑफ डाटा, वो तो पैकेट है। और उस एक यूनिट को भेजने के लिए उसको कई फ्रेम भेजने पड़ सकते हैं, वो फ्रेम है। देखो क्या कह रहा है, वेयर एज ए फ्रेम इज ए डाटा स्ट्रक्चर इन विच द पैकेट इज लोडेड इन इट्स डाटा एरिया फॉर ट्रांसमिशन। तो फ्रेम तो एक तरह से एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें कि जो पैकेट है उसको लोड करते हैं डाटा एरिया में। नाउ द साइज ऑफ द पैकेट एंड डाटा कैपेसिटी ऑफ फ्रेम में बी डिफरेंट। तो भाई पैकेट का कितना साइज है और डाटा कैपेसिटी कितनी है फ्रेम की, वो दोनों अलग अलग हो सकती हैं। तो अगर अलग होंगी तो भाई फिर उसको पैकेट को चॉप करना पड़ेगा, उसके पीसेज करने पड़ेंगे और फिर एक एक पीस को एक एक फ्रेम में भेजना पड़ेगा। तो नॉर्मली होता क्या है, द पैकेट साइज इज बिगर देन दी फ्रेम कैपेसिटी। तो ऊपर से जो पैकेट मिलता है उस पैकेट का साइज बड़ा होता है फ्रेम कैपेसिटी के साइज से। मतलब जितनी फ्रेम कैपेसिटी है, एक बार में डाटा को एक ट्रक पे लोड होने की जितनी कैपेसिटी है, तो वो पैकेट का साइज एक ट्रक से बड़ा होता है, इसलिए उस पैकेट को फिर टुकड़ों में भेजा जाता है। अब फ्लो कंट्रोल देखो क्या होता है। फ्लो कंट्रोल मैंने आपको समझाना था आज के लेक्चर में। सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेम, अब फ्रेम हमको समझ में आ गया। अभी फ्रेम एक यूनिट ऑफ ट्रॉली है जो सोर्स से निकलती है और सेंडर के पास जाती है। द फ्लो कंट्रोल मीन्स दैट रेट ऑफ डिस्पैचिंग द फ्रेम फ्रॉम द सोर्स स्टेशन शुड नॉट बी फास्टर देन द रिसीविंग कैपेसिटी ऑफ द रिसीवर। कि भाई जो जिस कैपेसिटी से रिसीवर उन ट्रकों को रिसीव करेगा उस कैपेसिटी से ज्यादा स्पीड से जो सेंडर है उसको अपने ट्रक या अपने ट्रॉलियां या अपने फ्रेम नहीं भेजने चाहिए। बिकॉज इफ द रिसीवर इज, अब देखो नॉर्मल आप सड़कों पर तो आप ऐसा कह लोगे जी कोई बात नहीं जी, लाइन जो है ना सड़कों पे हमने देखे हैं बहुत बार ट्रक लाइन लगा के खड़े होते हैं सड़क के किनारे, हाईवे के किनारे, तो वो खड़े हो जाएंगे, वेट कर लेंगे। तो सड़कों पे तो ये जो रियल ट्रक हैं, रियल वर्ल्ड में तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, भाई खड़े हो जाएंगे ट्रक। लेकिन जो आपका इलेक्ट्रॉनिक ये सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम, इसमें तो आपने इलेक्ट्रिक पल्स भेज दी। अब इलेक्ट्रिक पल्स को अगर वो रिसीवर रिसीव नहीं करेगा, रीड नहीं करेगा, तो वो तो लॉस्ट हो जाएगी, वो तो गई। तो मतलब वो जो फ्रेम है, जो आपका एक डिजिटल ट्रक है, तो डिजिटल ट्रक का ऐसा नहीं है कि भाई वो उसी वायर पे वेट कर लेगा, खड़ा हो जाएगा, भाई चलो मेरा नंबर लगेगा तो मैं अपना अनलोडिंग कर दूंगा, माल की डाटा की अनलोडिंग कर दूंगा। ऐसा हो नहीं होगा। जो आपका डिजिटल ट्रक है जिसको कि हम फ्रेम बोलते हैं, उस फ्रेम को तो जैसे ही सेंडर ने डिस्पैच किया, निकाला, ट्रांसमिट किया, तो भैया रिसीवर को उसको रिसीव करना पड़ेगा, टाइम पे रिसीव कर लेगा। जैसे ही वहां पहुंचा तो रिसीव किया तो ठीक है, और रिसीव नहीं किया तो फिर वो लॉस्ट हो जाएगा। बिकॉज इफ द रिसीवर इज नॉट एबल टू होल्ड एन इनकमिंग फ्रेम देन इट वुड बी लॉस्ट एंड द कम्युनिकेशन फेल्ड इन इट्स ऑब्जेक्टिव। तो फिर कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव फेल हो गया। अब टाइम एंड स्पेस रिक्वायरमेंट, अब वो ऐसा, अब आप कहोगे जी कोई बात नहीं, उसको रिसीव करना है, रिसीव कर लेगा, जो रिसीवर है ट्रक को रिसीव कर लेगा, फ्रेम को रिसीव कर लेगा, दिक्कत क्या है? तो दिक्कत देखो अब इसमें क्या है, टाइम भी चाहिए, उसमें स्पेस भी चाहिए। नाउ इट इज नॉट द मैटर ऑफ ओनली स्पेस, अब सिर्फ उसको स्पेस की जरूरत नहीं। आप कहो जी कोई बात नहीं, वो मेमोरी अपनी एक यूज कर लेगा और मेमोरी में उसको स्टोर करवा लेगा, उसको फ्रेम को, ट्रक को, एक तरह से पार्किंग एरिया है वो उसका, तो पार्किंग एरिया में खड़ा रहेगा, मेमोरी यूज करेगा, मेमोरी है पार्किंग एरिया। नाउ इट इज नॉट द मैटर ऑफ ओनली स्पेस,
तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ पार्किंग एरिया की जरूरत नहीं है, स्पेस की ही जरूरत नहीं है, विच इज रिक्वायर्ड एट द रिसीविंग एंड फॉर पार्किंग ऑफ इनकमिंग फ्रेम, कि भाई फ्रेम को पार्क करवा ले, सिर्फ इतना ही जरूरत नहीं है। अपार्ट फ्रॉम स्पेस, स्पेस के अलावा some processing is also required by the receiving node on each incoming frame, के उस इनकमिंग फ्रेम पे कुछ प्रोसेसिंग भी होती है। मतलब कि जो ट्रक पहुंचा है, जैसे वो कोई कागज लेकर आएगा तो वो कागजों की भी चेकिंग होगी कि भाई क्या इसमें माल है, क्या इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, क्या एंडिंग पॉइंट है, कहाँ हमने इसको भेजना है। तो इस तरीके की एक प्रोसेसिंग हर फ्रेम के ऊपर रिसीविंग नोड करती है और उसके ऊपर टाइम लगता है। So apart from space, some processing is also required by the receiving node on each incoming frame to make some decision about its disposal, कि भाई इस फ्रेम को कहाँ डिस्पोज करना है, कैसे डिस्पोज करना है, इसके बारे में वो कुछ डिसीजन लेती है जैसा ही वो फ्रेम आएगा और उनके ऊपर वो डिसीजन लेना है उसने। So an incoming frame demands both space and time at the receiving end. तो वो जो इनकमिंग फ्रेम आ रहा है, जो ट्रक आया है, पहुंचा है, तो वो ट्रक दोनों ही चीज डिमांड करता है। स्पेस भी चाहिए उसको खड़ा होने के लिए, मेमोरी स्पेस, और टाइम भी चाहिए और उसके प्रोसेसिंग करवाने के लिए। अब ये काम करने की वेरियस टेक्निक्स हैं। Now there are various techniques by which the receiver and sender can coordinate for the dispatching of a frame. तो उनकी कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए अलग अलग मेथड है, अलग अलग टेक्निक्स हैं, जिससे कि सेंडर और रिसीवर आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं कि हाँ भाई अब तू अपना ट्रक भेज दे, यहाँ पर मैं उसको रिसीव कर लूंगा, या मतलब कि फ्रेम के लिए सिग्नल ओके है एंड फ्रेम कैन बी डिस्पैच्ड for the dispatching of a frame so that the receiving end does not overflow with the incoming frame. तो ये कोऑर्डिनेशन उनको बिठानी पड़ेगी, सेंडर को, रिसीवर को, जिससे कि जो इनकमिंग फ्रेम है, इनकमिंग फ्रेम लॉस्ट ना हो और जो आपका रिसीवर है वो ओवरवेल्म कह लें उसको या ओवरफ्लो कह लें, तो वो ओवरफ्लो ना हो, मतलब कि उसके पास पार्किंग एरिया पूरा खत्म ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। और इसको करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स हैं, वो मैं आपको कल कराऊंगा। पहली टेक्निक स्टॉप एंड वेट है, तो अगले लेक्चर में मैं आपको वो कराऊंगा। ओके, आज के लिए थैंक यू।